हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारे इस सेशन में। यह है आपका लॉज ऑफ मोशन का तीसरा लेक्चर और आज हम लोग जानने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओवर किया था, इनर्शिया को समझा था। आज हम लोग सीखेंगे कैसे F इक्वल्स टू ma आता है ना। इस पर सवाल कैसे लगते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो चलिए जुड़े रहिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हम लोग संवेग बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है देखिए, संवेग जो शब्द होता है ना, संवेग, हाँ, ये जो संवेग जो शब्द होता है वो क्या होता है समझिएगा। संवेग शब्द जो बना होता है वो बना होता है दो शब्दों से, संहति, ठीक है, और इंटू वेग। यहाँ पर संहति का मतलब होता है मास, ठीक है, संहति का मतलब होता है मास और वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। तो कहने का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ये दो जो वो होते हैं क्वांटिटीज होती हैं, दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब कभी भी कोई भी वस्तु मोशन में हो, कोई बॉडी जब मोशन में होती है तो वो जिस वेलोसिटी से चल रही हो, उसके वेलोसिटी और जितना उसका मास हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं तो जो नंबर हमारे पास हमें मिलके मिलता है, जो क्वांटिटी हमें मिलती है, नई क्वांटिटी बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है और ये होता है तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, हाँ, ये होता है तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी और ये तुम्हारा फॉर्मूला बनता है। इसीलिए हम लोग यहाँ से इसको लिखते हैं मास मोमेंटम इज इक्वल टू मास मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जो ये मोमेंटम जो होता है वो तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि समझिएगा, देखो ये जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, ये जो मास है ना, मास, ये तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब कभी वेक्टर में होता है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब कभी वेक्टर में होता है तो दोनों मिलकर के जो क्वांटिटी बनाते हैं हम लोग इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए तो स्केलर और वेक्टर मिलकर के मल्टीप्लिकेशन होकर के वेक्टर ही मिलता है। इसीलिए मोमेंटम जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अभी छोटी क्लास में ही, इसीलिए हम लोग सिर्फ मोमेंटम पढ़ लेंगे तो भी इसका मतलब वही हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। वेक्टर को हिंदी में सदिश राशि भी बोला जाता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चे? जैसे एक चीज समझिएगा, जब हमने इसकी वैल्यू लिखी थी, ठीक है ना, हाँ, जब हमने इसकी वैल्यू लिखी थी, आप एक चीज समझिएगा, मास जो होता है वो तुम्हारा किस में होता है? किलोग्राम में होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो होती है वो तुम्हारी किस में होती है? वो होती है तुम्हारी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाती है किलोग्राम से मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हो जाता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड ये हो जाती है जाकर के इसकी यूनिट। ठीक है ना, तो ये होता है मोमेंटम। जैसे कोई भी, अच्छा, दूसरी चीज इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मोमेंटम में डायरेक्शन भी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बॉडी जा रही है, कोई गेंद जा रही लुढ़कते लुढ़कते, ठीक है, मान लो, अरे अरे हाँ, ये मान लो ऐसे करके कोई गेंद जा रही है ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरीके से, ये तुम्हारे ये जा रही है गेंद, इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास है तुम्हारा m। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा p, वो तुम्हारा क्या होगा? p वो हो जाएगा तुम्हारा m इंटू v। और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। तो याद रखिएगा, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं
हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। देखो मोमेंटम में डायरेक्शन भी होती है, पता है क्यों? क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज, ये भी चीज हम लोग यहाँ पर ऐसे करके नोट कर लेंगे कि सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। क्लियर हो ये चीज? चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि मोमेंटम क्या होता है। कोई बॉडी जब किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, तो एक नई क्वांटिटी मिलती है। उसी नई क्वांटिटी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और लीनियर मोमेंटम में डायरेक्शन होती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है ना? तीसरी चीज ये एक, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, चलिए, और इसकी यूनिट मैंने बता दी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो अब देखिएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में चेंज कैसे होता है समझिएगा। लीनियर मोमेंटम में चेंज कैसे होता है वो हम लोग जरा यहाँ पर देखेंगे, समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं जरा हम लोग फाइनल, हाँ, मान लेते हैं फाइनल की कुछ इस तरीके से। हाँ, मान, अरे 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 अरे, हाँ चलिए, ए ऐसे करके हमने इसको यूं कर दिया। चलिए, मान लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे कोई गाड़ी कहीं मूव कर रही है, सपोज दैट मान लेते हैं ये सड़क है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक सड़क है। इस सड़क पर यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी कुछ इस तरीके से जा रही है। मान लो अपने घर जा रही है कोई गाड़ी ए इस तरीके से। ठीक है, और ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, सपोज दैट ए ऐसे करके। ठीक है, हाँ, ऐसे करके। अब यहाँ पर शुरुआत में जो इसकी वेलोसिटी है वो है, मान लेते हैं v1। ठीक है, मान लेते हैं इसकी शुरुआत में वेलोसिटी है v1, और उसके बाद में जो इसकी वेलोसिटी है वो है तुम्हारी v2, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज दैट इसका जो मास है वो है तुम्हारा m इसका मास है, और m यहाँ पर इसका मास हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो है, मान लेते हैं v1, या मान लेते हैं u है। चलिए, u इसकी वेलोसिटी मान ली। ठीक है, हमने क्या किया, किसी आदमी ने इस चलती हुई गाड़ी पर फोर्स लगा दिया। ठीक, चलिए, तो फोर्स लगाने से होगा क्या, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो थोड़ी, या ये बोले कि ये मतलब इस तरीके से एक्सेलरेट करने लगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v। अच्छा, मगर हाँ, वो थोड़ी देर टाइम कितना था, वो था टाइम, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम था, यहाँ पर ऐसे करके वो टाइम था तुम्हारा t बराबर, यहाँ से टाइम था t1, और यहाँ पर जो टाइम था वो था टाइम t बराबर t2। ठीक है, ये तुम्हारा t1 से t2 टाइम में इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ से इतनी। अच्छा, यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा, p1। तो p1 की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, m इंटू यू। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पर जो मोमेंटम होगा p2 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ठीक है, m इंटू वी हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर अब हम लोग यहाँ से देखें इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इसका हो जाएगा कितना, इनिशियल 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 मोमेंटम, तो ये तुम्हारा हो गया p1। ठीक है, तो p1 की जो वैल्यू हो गई वो तुम्हारी कितनी हो गई, p1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई m इंटू यू। ठीक है, हाँ, m इंटू यू। और जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो तुम्हारा कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम तुम्हारा हो जाएगा m2 इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया p2। तो यहाँ से p2 की वैल्यू हो गई तुम्हारी m इंटू वी। तो चेंज की जब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में, देखो
प्यारे बच्चा लोग, जब कभी भी बात करी जाए कि चेंज क्या हुआ, तो जब कभी फिजिक्स में चेंज पूछता है तो चेंज का मतलब हो जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हाँ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर हो जाएगा तुम्हारा पी टू माइनस पी वन। ठीक है, तो P2 माइनस पी वन, तो यहाँ से डेल्टा P हम लोग कितना लिखेंगे, डेल्टा P बराबर लिखेंगे m इंटू वी टू माइनस एम इंटू वी वन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से। तो यहाँ से डेल्टा P की जो वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा m इंटू वी टू माइनस वी वन, मतलब यहाँ पर वी टू ना होकर के ये तुम्हारा m इंटू वी और माइनस एम इंटू यू, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर मोमेंटम में चेंज। ठीक है, हाँ, तो ये m इंटू वी माइनस यू। ठीक, दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये है लीनियर मोमेंटम में चेंज। क्लियर हुई चीज। अच्छा, दूसरी चीज, तो यहाँ से एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया। अब हम मान लेते हैं, देखिए, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी चेंज चेंज की यूनिट क्या होती है जरा देखना, लीनियर मोमेंटम के चेंज की, इसकी यूनिट हो गई तुम्हारी किलोग्राम। ठीक है ना, हाँ, किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, हाँ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी यूनिट, इसकी चेंज की यूनिट हो गई। ठीक है, अब जरा देखिएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम, ये कितने टाइम में चेंज हुआ था, ये हुआ था डेल्टा टी टाइम में। ठीक है ना, हाँ, इन डेल्टा टी टाइम, तो ये डेल्टा टी टाइम में चेंज हुआ था, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, जरा समझिएगा। एक हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, जब कभी भी फिजिक्स में रेट शब्द की बात कर दे, रेट, ठीक है ना, फिजिक्स में जब कभी रेट शब्द की बात कर दे, तो ये जो शब्द होता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक सेकेंड में कितने का चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो एक सेकेंड में कितने का चेंज हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने ये लिखा कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा जरा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम। ठीक है ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम में कितने का चेंज हुआ, इन डेल्टा टी टाइम। तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा पी। ठीक, डेल्टा पी का चेंज हो गया। मान लेते हैं अगर तुमसे कोई कहे कि यूनिट टाइम में कितने का चेंज हुआ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन यूनिट टाइम, इन यूनिट इन यूनिट टाइम, so this will be equal to डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये इतने सेकंड में इसका चेंज हुआ, इतने सेकंड का, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी टाइम का। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग अपन लोग कितना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू तुम्हारी क्या है, एम इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखिए जो इस ब्रैकेट में बंद है। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वो तुम्हारी क्या है, वो तुम्हारी जो है ना, वो v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता था, ये तुम्हारा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ए है ये। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन है ए। तो यहाँ से अगर हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है ना, इक्वल्स टू एम इंटू ए, और ये एम इंटू ए क्या होता है, ये तुम्हारा लगाया हुआ फोर्स होता है। क्या होता है, ये तुम्हारा लगाया हुआ फोर्स होता है। ठीक है,
तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ना, इसी को हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली में इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यही न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, यही न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो जो किसी भी कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा फोर्स लगा दिया गया, तो ये फोर्स लगाने पर इस गाड़ी के मोमेंटम में चेंज आता है। जो चेंज 1 सेकेंड में आएगा वो लगाए हुए फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू कितना, वो हो जाएगा तुम्हारा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है हाँ, और कुछ नहीं है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये हो गया तुम्हारा। सो दिस इज नोन एज, हाँ, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे, दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हाँ, दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, हाँ, फोर्स अप्लाइड, किसी भी बॉडी पर जो अप्लाई किया हुआ फोर्स होता है, वो तुम्हारा F बराबर होता है, F इक्वल्स टू होता है तुम्हारा मास। ठीक है ना, कोई भी बॉडी का जो मास होगा m इंटू प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन, तो जो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है हाँ, यही होता है तुम्हारा F इक्वल्स टू m इंटू ए। दिस इज नथिंग बट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसी को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि किसी भी बॉडी पर लगाया हुआ फोर्स उसके मास और उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम लोग इसकी यूनिट्स की बात करें, तो इसकी यूनिट्स देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिएगा जरा। यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से F इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाता है m इंटू ए। तो जरा सोचिएगा कि इसकी जो यूनिट होगी, मास की यूनिट तुम्हारी क्या होगी, वो होगी तुम्हारी किलोग्राम। ठीक है ना, हाँ, वो होगी तुम्हारी किलोग्राम इंटू, और इसकी जो यूनिट होगी वो तुम्हारी क्या होगी, वो होगी तुम्हारी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ से एक चीज हमारे पास क्लियर हो गई कि 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन, तो वो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो फोर्स है जो कि 1 किलोग्राम की बॉडी पर लगाया जाए, 1 किलोग्राम की बॉडी पर लगाया जाए, तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ये होता है इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली में ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, हाँ, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, तो दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, और ये हो गई इसकी यूनिट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और इसकी यूनिट होती है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है 1 न्यूटन, ठीक है, हाँ, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, ठीक है ना, हाँ, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिखा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
वहाँ यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, 1 मीटर में तुम्हारे कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से 1000 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा, तो 1000 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है, 1 लाख। तो ये हो गया तुम्हारा, ब्रैकेट में तुम्हारा कितना हो गया, ग्राम, ठीक है ना, हाँ, ब्रैकेट में हो गया ग्राम इंटू, और ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हाँ, ये हो गया तुम्हारा, ऐसे करके ये हो गई वैल्यू। तो अब आप जरा सोचिए, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 10⁵, ठीक है, ये 5 जीरो है ना, 5 जीरो, तो ये 5 जीरो होते हैं, तो इसको 10⁵ लिखा जाएगा। इसको लिखते हैं डाइन, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डाइन, DYNE डाइन, ठीक है, DYNE डाइन। तो यहाँ से एक चीज हमारी कंफर्म हो गई, यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई कि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू इतना होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू इतना, ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू इतने डाइन। चलिए, तो ये चीज हम लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है। यहां से ये वाली जो यूनिट होती है, ये वाली, ठीक है, ये भी तुम्हारी फोर्स की यूनिट होती है, ठीक, हाँ, ये भी तुम्हारी फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की, ठीक है, ये तुम्हारी MKS यूनिट होती है, ठीक है, मतलब या ये बोलें कि SI यूनिट है ये, ठीक है, ये SI यूनिट होती है, SI यूनिट, ठीक है, ये न्यूटन। और ये जो होती है ये तुम्हारी CGS यूनिट होती है, C, और ये G, और ये तुम्हारी S, ठीक है, मगर दोनों यूनिट किसकी होती हैं, दोनों यूनिट होती हैं फोर्स की, ठीक। यहाँ से हमारे पास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको डाइन भी याद रखना है, यहाँ से आपको न्यूटन भी याद रखना है, न्यूटन और डाइन का रिलेशन भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तुम्हारा क्या बोलता है, देखिएगा, ये कहता है, ये जैसे हमने अभी आपको बोला था ना, F इक्वल्स टू M इंटू ए, और A बराबर तुम्हारा क्या होता है, A बराबर तुम्हारा होता है V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज ये भी लिख ली थी, और ये तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा होता है डेल्टा पी, ठीक है ना, सॉरी, ए होता है। तो अगर हम लोग m का मल्टीप्लाई अगर अंदर करा देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ठीक है, अपॉन तुम्हारा डेल्टा टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो ये तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और ये तुम्हारा किसके बराबर होता है, ये तुम्हारा F के बराबर होता है। तो यहाँ से चीज़ हमारे पास कंफर्म हो जाती है कि किसी भी बॉडी पर लगाया हुआ जो फोर्स होता है, किसी भी बॉडी पर लगाया हुआ जो फोर्स होता है, उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, या ये बोलें कि किसी भी बॉडी पर लगाया हुआ फोर्स उसके मास और उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इस इक्वेशन से सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस होते हैं लीनियर मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं डेली लाइफ में। जरा एक चीज समझिएगा, जैसे एक चीज समझिएगा, एप्लीकेशंस, अरे हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे कि एग्जांपल्स में देखिएगा, जैसे कोई एक प्लेयर है, समझिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच जब होता है तो कोई भी खिलाड़ी जब बॉल पकड़ता है तो बॉल जो उसके हाथों में आती है, जब इस तरीके से ऐसे करके, तो गेंद पकड़ने के बाद में हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसा इसलिए करता है सो दैट कि बॉल धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को जीरो करे, क्योंकि बॉल को उसे रोकना है ना। तो अगर वो धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे ले जाएगा तो बॉल उसके हाथों में आने के बाद धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को जीरो करेगी, इससे उसको जीरो वेलोसिटी पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। और ज़्यादा हो जाने से क्या होगा कि जैसे ये प्लेयर है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लेयर यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये इसके हाथ हैं, और ये कोई बॉल इस तरीके से यहाँ से आ रही है ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे करके ये बॉल आ रही, मान लो इस तरीके से ये बॉल यहाँ पर आ रही है ऐसे करके, ठीक है।
और सपोज दैट कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो मान लेते हैं सपोज दैट v है, ठीक है, u है, मान लेते हैं u, ठीक है, हाँ u। और इसका जो मास है वो तुम्हारा कितना है, वो है तुम्हारा m, ठीक है, इसका मास है m। और ये अपने हाथों को ऐसे करके पीछे की ओर ले जाता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके पीछे की ओर ले जाता है इस तरीके से, ठीक है। हाँ, और जब इसके हाथों में ये गेंद ऐसे करके पीछे की ओर आ जाती है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पीछे की ओर आ जाती है यूं करके, तब क्या हो जाता है, तब आप एक चीज समझिएगा, जब ये अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है ना, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो तुम्हारी जीरो हो जाती है, क्योंकि अभी ये अरे अब ये बॉल किस में आ गई, अब ये बॉल आ गई रेस्ट में, ठीक है, अब ये बॉल आकर के रेस्ट में आ गई। तब आप जरा एक चीज समझिएगा, अभी ये बॉल रेस्ट में आ गई, अभी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अभी इसकी यहाँ पर वेलोसिटी थी यू, और इसका मास कितना था तुम्हारा m, ठीक है। अच्छा, तो यहां से यहां तक है ना, यहां से जब ये यहां तक आएगा तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, मान लेते हैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहां पर इसका मोमेंटम कितना है, यहां पर इसका मोमेंटम है p1, और p1 की वैल्यू है तुम्हारी m इंटू यू, ठीक है। और यहाँ पर मोमेंटम तुम्हारा कितना हो गया p2, और यहाँ पर p2 की वैल्यू हो गई तुम्हारी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम तुम्हारा चेंज हुआ है। तो चेंज इन मोमेंटम तुम्हारा कितना हुआ जरा समझिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो कितना होगा, मोमेंटम में चेंज होगा तुम्हारा डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। और टाइम टेकन तुम्हारा कितना हो जाएगा, टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम टेकन वो हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा टी, ठीक है। इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी जो है ना, या ये बोले कि इसका मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक जीरो हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये वाली बॉल इस दौरान इसके हाथों पर फोर्स लगाती है ना, ये वाली बॉल इसके हाथों पर फोर्स लगाएगी, ठीक, क्योंकि जब तुम भी अगर कैच को पकड़ोगे तो बॉल अपनी वेलोसिटी जब जीरो करेगी तो अपना मोमेंटम लूज करेगी, कहाँ जाएगा, तुम्हारी बॉडी पर फोर्स लगेगा, है ना। तो उस समय वो फोर्स अप्लाइड बाय बॉल, तो फोर्स अप्लाइड बाय बॉल, तो बॉल जो है ना वो आपके हाथों पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी तुम्हारी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर ये वाली वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, है कि नहीं, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। जरा सोचो, अगर वो अपने हाथों से गेंद को यूं ही पकड़ लेता, अचानक से पकड़ लेता, तो गेंद की वेलोसिटी बहुत तेजी से जीरो होती। अगर गेंद की वेलोसिटी बहुत तेजी से जीरो होती तो उसका मोमेंटम बहुत तेजी से जीरो हो जाता, बहुत कम टाइम में उसका मोमेंटम जीरो हो जाता। मोमेंटम अगर बहुत कम टाइम में अगर जीरो हो जाएगा तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना। ऐसे केस में अगर डेल्टा टी की वैल्यू अगर बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम, लगभग जीरो की तरफ, तो तुम्हारा ये जो फोर्स है ना, फोर्स, इसकी वैल्यू तुम्हारी इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए जब कभी ऐसे अगर गेंद पकड़ते हो तो हाथों पे चोट ज्यादा लगती है, और हाथों को ऐसे गेंद पकड़ने आने के बाद पीछे ले जाओगे तो फोर्स कम लगता है, क्योंकि तब बॉल का मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होता है, बॉल का मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होता है। इसीलिए जो बॉल के द्वारा हाथों पर लगाया जाने वाला फोर्स होगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए कोई भी प्लेयर गेंद को पकड़ करके हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है इसी वजह से। तो यहाँ पर वो तुम्हारा यही लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये देखो लिखा हुआ है एग्जांपल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ये है अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, ठीक है। तो ये वही वाला एग्जांपल है तुम्हारा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे एथलीट्स जो होते हैं, हाँ, एथलीट्स जो होते हैं, जो लोगों को ऊंची जंप, लंबी और ऊंची जंप करनी होती है ना, ठीक है ना, मतलब कोई तो वो एक बालू, जहां पर बालू बिछाई जाती है वहीं पर ही ये लोग जंप करते हैं। अगर मान लो पत्थर बिछा दिए जाएं और पत्थर के ऊपर कोई पत्थर नुमा फर्श हो मार्बल की, उस पर बोले इस पर लंबी जंप करो,
तो इस पर लंबी जंप करेंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी, क्योंकि उनका मोमेंट जैसे ही उनकी बॉडी फर्श में हिट करेगी अचानक से रेस्ट में आ जाएगी। अचानक से रेस्ट होने पर फोर्स ज़्यादा उस लगेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि बालू हो गया या बालू बिछा देते हैं नीचे, बालू है ना, अखाड़ा बोलते हैं उसे, अखाड़ा बना देते हैं, या ये बोलें कि हम लोग जो है गद्दे वगैरह डाल देते हैं। जैसे आप लोग जो डेली प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, तो वो लोग नीचे मैट्रेसेस वगैरह बिछा देते हैं, ला करके फोम वगैरह बिछा देते हैं, सो दैट कि कोई लंबी जंप करे तो उसको चोट ना लगे, ठीक है ना। वैसे ही तुम्हारी कार की जो सीट बेल्ट होती है, सीट बेल्ट भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ठीक है। सीट बेल्ट भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, क्योंकि जब कभी भी जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, मान लो गाड़ी चला रहे हैं, हम सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, अचानक से गाड़ी के सामने कोई कुत्ता आ गया, हमने अचानक से ब्रेक लगाया, तो मेरी बॉडी में मोमेंटम था, मेरी बॉडी में मोमेंटम था, क्योंकि मेरी बॉडी उसी वेलोसिटी से मोशन में थी जिस वेलोसिटी से मेरी कार मोशन में थी। तो मेरी बॉडी में भी वेलोसिटी है, मेरी बॉडी में मास भी है, मेरी बॉडी का मास अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दो तो मोमेंटम हो गया। तो मेरी बॉडी का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होगा, क्यों, मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि कार से चल रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ देर के बाद में अचानक जैसे ही कुत्ता आएगा सामने, हम ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाएंगे तो हमारी बेल्ट जो होती है, जो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सीट बेल्ट थोड़ा सा आगे की तरफ हमें ले जाती है, धीरे धीरे हमें रोकती है। ऐसा नहीं करता कि नई सीट बेल्ट एकदम फिक्स कर दी, जैसे स्टेपलर लगा दिया गया हो दोनों तरफ, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो हमारे फिर छाती में चोट लग जाएगी, चेस्ट में, चेस्ट की हड्डियां टूट सकती हैं। इसी वजह से पहले बॉडी धीरे से आगे जाती है, फिर उसके बाद में रेस्ट में आती है वो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होता है, तो इसी वजह से वो हमें डैमेज नहीं करती हमारे शरीर को, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यही होता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और साथ में लीनियर मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो थ्योरी है वो यही होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। कल हम लोग लेकर के आएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसको प्रूव भी करेंगे, उसको बढ़िया से सीखेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में अभी इतना ही, और हम लोग कल मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।